या फाइन। आगे कंप्लीट किया था और अभी आगे की क्लास में हम किस तरीके से जाने वाले हैं आगे, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इफ एल्स कंडीशन को कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर लूप, व्हाइल लूप और इनके स्टेटमेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनको कंप्लीट कर लिया था। मैच स्टेटमेंट के बारे में भी हमने देखा था लास्ट क्लास में, और इन सबको स्टार्ट करने से पहले हमने होमवर्क में पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी के बारे में हल्का सा पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि हर दिन स्टार्टिंग की 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हम लाइब्रेरीज पे देंगे और उसके बाद हम किसी भी चीज को पढ़ेंगे, है ना। तो आज भी वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार होमवर्क की साइड देख लेते हैं कि अपन को होमवर्क में क्या क्या था और हमने कितनी चीजों को कंप्लीट किया है। ओके, तो आई होप आप लोगों ने भी पी एक्सपेक्ट में एक लिस्ट के फॉर्मेट में, जिस हिसाब से मैंने किया था वैसे ही आपने भी कीवर्ड एक्सपेक्ट में लिस्ट को दे करके एज एक्सपेक्ट करके और अपना कोड किया होगा, और स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी पाइथन का चीजें हैं उनको आपने कंप्लीट किया होगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आई विल शो यू। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने ये एस टी आर करके ये पूरा का पूरा आउटपुट लेके एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट कराया था, और उसके लिए हमने ये पी एक्सपेक्ट डॉट पी वाई फंक्शन लिखा था, और यहाँ हमने एक्सपेक्ट के अंदर ये पूरी की पूरी लिस्ट को पास किया था इस एक्सपेक्ट एपीआई के अंदर, जिससे कि हमें रिटर्न टाइप मिल सके और रिटर्न टाइप से हम चेक कर सके कि अगर 0 आ रहा है तो हमें क्या पास करना है, 1 आ रहा है तो हमें क्या पास करना है, और 2 आ रहा है तो हमें कैसे ब्रेक करना है। तो नीड टू डिफरेंट एक्सपेक्ट कीवर्ड एज ए लिस्ट, तो हमने यहाँ पे, आप लोगों ने भी ऐसा कर लिया होगा, ये आई एम होपिंग दैट। और नीड टू अटैच ए फाइल विद लॉगिंग, तो आप लोगों ने भी यहाँ पे फाइल पॉइंटर ओपन किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो दोबारा लिखना है। अब मैं आपको जो यहाँ पे है ना हमारा तीसरा के डीबग द पी एक्सपेक्ट इश्यू, यो यहाँ हमारी सबसे ज्यादा जो हमने जो कल गलती की थी कोड में, ये जानबूझ के मेरे द्वारा गलती इसीलिए की गई थी, इससे कि आप लोगों को पता लगे कि क्या है, कि हम यहाँ पर जब एस को पी एक्सपेक्ट के इस डीबग प्रॉम्प्ट पर एस के डंप को लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे एस के बाद हम दबा रहे हैं एंटर, तो इट मीन्स कि एस को तो हमें सेंड लाइन में भेजना है, राइट।
लेकिन यहाँ कॉलन आने के बाद हम इंटर नहीं, हम स्पेस दबा रहे हैं केवल। तो इट मीन्स कि हमको इस स्पेस को सेंड लाइन नहीं करना, सेंड करना है हमको। फिर हम स्पेस दबाए जा रहे हैं, 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 स्पेस स्पेस स्पेस, और एंड आने के बाद भी हम क्यू दबा रहे हैं केवल, हम एंटर नहीं दबा रहे क्यू दबाने के बाद। इसका मतलब हमको इस क्यू को भी सेंड ही करना है, सेंड लाइन नहीं करना। ओके, ये अंतर है दोनों में। अभी क्या है, सेंड लाइन करना है यहाँ पर, और ओके, कमांड को, और उसके बाद हैंडल डॉट एक्सपेक्ट, इस वेरिएबल को थोड़ा सा मैं EXP कर लेता हूँ शॉर्ट। ओके, हैंडल डॉट एक्सपेक्ट करना है यहाँ पर, और देन अगर ये है तो रिटर्न कर देना है हैंडल डॉट बिफोर UTF-8, और ये किस में मैंने बताया था आपको, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको यहाँ से रिटर्न करना है। अगर कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पर रिटर्न करना है आपको नन। ऐसी सिचुएशन, ये कमांड एग्जीक्यूशन का हमारा फंक्शन है। कमांड एग्जीक्यूशन मैंने क्या किया है, मैं हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी कि कमांड एग्जीक्यूशन एक ऐसा हमें फंक्शन लिखना है जो हैंडल डॉट बिफोर को स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करे। तो हैंडल पर मैंने कमांड को सेंड लाइन किया, उसको एक्सपेक्ट किया, और बिफोर को हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अगर कमांड हमारा नन आ रहा है तो हम इधर से भी नन पास कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, तो अभी जैसे मैं इसका यूज भी दिखा देता हूँ कि लेट से मैंने यहाँ पे ये जो दो कमांड यहाँ पे अभी कमेंट आउट किए हैं, उनको रन करने के लिए मैंने क्या किया, कमांड एग्जीक्यूशन को कॉल किया, और मैंने यहाँ पे चाइल्ड को डाला एज ए हैंडल। मैंने बोला कि आपको हेल्प इस कमांड को रन करना है, और रन करने के बाद जो आपको एक्सपेक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट होगा, ठीक है कि नहीं। और आउटपुट अगर मैं देखूं तो इस तरीके से मेरा आउटपुट होगा। जरूरी नहीं है इसको हमें आउटपुट को यूज ही करना है या कैच ही करना है, पर ओपी आउटपुट मैंने यहाँ पर ले लिया है। ओके, दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार हमारे पास ये फाइल भी अटैच है, और हमने यहाँ सेंड लाइन की जगह सेंड भी कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे कोड का लॉगिंग कैसी हो रही है, और क्या वो जो एरर कल हमें इश्यू दिख रही थी वो इश्यू अभी भी लॉगिंग में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आती है तो दोबारा से उसे डिबग करेंगे। लेट्स से ओके, कमांड रन हो चुका है। फाइन, अभी एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं जिससे कि ये फाइल फ्रेश बने। तो अगर आप लॉग में जा रहे हो तो आप देखो कि हमने एग्जीक्यूट कमांड एग्जीक्यूशन वाला जो हमने फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन के थ्रू मैंने ये हेल्प को रन किया है। तो हेल्प को रन करने के बाद वो प्रॉपरली रन हो गया है, इसका मतलब हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है, राइट। str देने के बाद कॉलन आया, कॉलन आया, कॉलन आया, कॉलन आया, देन उसके बाद कुछ देर के बाद एंड आने वाला है। ओके, अभी एंड आया, यहाँ पर एंड आने के बाद इसने यहाँ पर क्यू दिया है, और क्यू देने के बाद वो हेल्प पर आ गया है। ओके, ये इस तरीके के जो ये लॉग आते हैं ना, ये बाइट फॉर्मेट है, इसके कारण आपको दिख रहा है। लेकिन हमने कल, अगर आपको याद हो तो कल हमको यहाँ पे बहुत सारा एरर आ रहा था, राइट। वो नई नई स्क्रीन पर जा रहा था, हेल्प को भी से भी आउट हो गया था।
तो अभी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो हेल्प पे ही है प्रॉपरली और वो वहाँ से आउट होकर के प्रॉपर आ चुका है। तो आप देख रहे हो सेंड और सेंड लाइन का क्या डिफरेंस है यहाँ पे, हमारा एक फंक्शन कॉल के कारण ही हमको इश्यू हो रहा था। ओके, तो ये रही हमारे कल के होमवर्क की बात। ये दोनों चीज़ें मैं पहले कल की क्लास में करा चुका हूँ, पहले और दूसरे पॉइंट। तीसरे पॉइंट को मैंने बता दिया आपको कि जब आप इश्यू को डीबग करते तो आपको पता लग जाता, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम सेंड लाइन फंक्शन कॉल कर रहे थे, जबकि वहाँ पर हमको कमांड के बाद एंटर देने की ज़रूरत थी नहीं। हमको सिंपली कमांड देना था, तो हमें यहाँ पे सेंड का यूज़ करना है। और कमांड एग्जीक्यूशन का जो 4th पॉइंट है, ये फंक्शन हमने लिख दिया और उसको हमने यहाँ पर कॉल भी करा दिया। अभी ये ऐसे फंक्शन लिखने के बाद आपको बार-बार ये सेंड लाइन एक्सपेक्ट कोड में करने की ज़रूरत नहीं है। आप बार-बार अगर जो कॉल कराओगे तो कमांड एग्जीक्यूशन फंक्शन कॉल कराओगे जब-जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई ऐसी स्पेशल हैंडलिंग है, तो वहाँ पर आपको स्पेशल फंक्शन लिखने की ज़रूरत है। आइदर आप कमांड एग्जीक्यूशन को रिच फंक्शन बना सकते हो। ओके, चलो इसके बाद अपन चलते हैं थोड़ा-सा pexpect पर, लाइब्रेरी पर। क्या-क्या हमने पढ़ लिया? ये मैं डॉक्यूमेंट जो यूज़ कर रहा हूँ, ये पाइथन के रिलीज़ 4.8 के डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें जितना भी चीज़ें हैं, हम उनको सबको कवर करने वाले हैं, जिससे कि कोई भी चीज़ रहे ना हमारी, है ना? तो आपने स्पॉन फंक्शन को देख लिया है, आपने सेंड लाइन फंक्शन को देख लिया है, आपने एक्सपेक्ट फंक्शन को देख लिया है। मैंने आपको बता दिया है कि एक्सपेक्ट आपको जो करोगे, उससे पहले का आपकी सेंड लाइन किया हुआ फंक्शन और उसके बाद में एक्सपेक्ट किया हुआ ये कंटेंट, इन दोनों के बीच का जितना भी होगा वो डॉट बिफोर में आता है और जो ये एक्सपेक्ट करते हो ये डॉट आफ्टर में आता है। ठीक है कि नहीं? तो चाइल्ड डॉट बिफोर, चाइल्ड डॉट आफ्टर करके आप यहाँ पर प्रिंट, देखो ये इसने किया प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द कमांड। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना? एक ये चाइल्ड डॉट इंटरक्ट करके एक फंक्शन और है, आपको इस फंक्शन को देखना है, इसके बारे में पढ़ना है एक बार। ये कंट्रोल देने के लिए है, ज़्यादा यूज़ आता नहीं है, लेकिन अगर किसी यूज़र को कंट्रोल देना है, तो किस तरीके से कंट्रोल दिया जाता है, वो इसके लिए है। ठीक है कि नहीं? ओके। अभी मैंने बताया था आपको कि कितने टाइप के अगर आपका जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एक्सपेक्टेड अगर आउटपुट नहीं आ रहा है, तो एक सेकंड, आई एम गोना म्यूट द कॉल वन सेकंड। ओके। तो हमने देखा था कि पी एक्सपेक्ट में कोई भी कमांड रन करने के लिए सेंड लाइन कभी भी आपको एक्सेप्शन इस तरीके से देगा नहीं, है ना? ये स्पॉन फंक्शन भी आपको कोई ऐसा एक्सपेक्शन नहीं देगा। अगर बार-बार आपको कोई चीज़ एरर दे सकती है या एक्सेप्शन दे सकता है, तो वो क्या है? एक्सपेक्ट। क्योंकि एक्सपेक्ट एक ऐसा यूज़र का डेटा है जो कि हमें मैच कर रहे हैं हम बार-बार कि ये हमको स्पॉन किए हुए प्रॉम्प्ट से आउटपुट आ रहा है और यूज़र हमको बोल रहा है कि ये आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट करेगा। तो अगर वह एक्सपेक्ट नहीं करता है तो उस टाइम पे एक्सेप्शन आती हैं। किस-किस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती हैं? आइदर एंड ऑफ द फाइल की एक्सेप्शन आएगी, कि पूरी की पूरी फाइल एंड हो गई, और या फिर टाइम आउट पैटर्न की एक्सेप्शन आएगी। तो इसमें होता क्या है कि जब कोई भी कमांड आपका कुछ भी प्रिंट नहीं करता, तो वो टाइम आउट तक वेट करता है कि टाइम आउट आने तक जो हमने इसने एक्सपेक्ट कराया है, वो एक्सपेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे देखिए वो 2 मिनट्स उसको वेट करना है पासवर्ड वाला प्रॉम्प्ट आने के लिए। अगर किसी चीज़ को हम लेट्स से एसएसएच कर रहे हैं या किसी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और हम वहाँ कह रहे हैं कि हमको एसएसएच दबाने के बाद स्पोन एसएसएच अगर हम करेंगे, तो एसएसएच के बाद पासवर्ड आना चाहिए इस तरीके से, है ना? और वो आईपी रीचेबल ही नहीं है, तो उस केस में ऑब्वियसली कभी पासवर्ड वाला प्रॉम्प्ट आएगा ही नहीं, वो वेट करता रहेगा। तो कब तक हमें वेट करना है? तो यहाँ पे हम टाइम आउट बताते हैं कि 2 मिनट तक आपको वेट करना है। अगर 2 मिनट तक ये एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर आपके सामने आ जाता है, देन आपको अगली लाइन को सेंड करना है। अदरवाइज़ यहीं पे ही कोड आपका एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि आपके कोड में एंड ऑफ द फाइल का एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है कि नहीं?
तो ये हमने देखा भी था, इसको एक्सपेरिमेंट करके भी हमने देखा है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो। मैं आपको क्लास में कुछ आगे वाली क्लासों में अपना रेगुलर एक्सप्रेशन का पूरा का पूरा टॉपिक है, उसमें मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा भी। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन जो कि जेनरिक रूप से किसी स्ट्रिंग को मैच कर सके, मल्टीपल स्ट्रिंग को मैच कर सके, ऐसे जेनरिक फॉर्मेट के एक्सप्रेशन को ही हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ऐसा कोई रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे आप पास कर सकते हो अगर आपका कोई भी कमांड रन होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेक्टेड आउटपुट दे सकता है या दे रहा है ना। तो ऐसे केस में आइदर हम ऐसे लिस्ट बना लेंगे जो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी, लेकिन अगर ये लिमिटेड नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो किस तरीके का आउटपुट दे दे लास्ट में, राइट। तो ऐसे केस में आपको क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है और फिर उस रेगुलर एक्सप्रेशन को डायरेक्टली एक्सपेक्ट के अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। ये स्टार और प्लस दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन के ही की हैं, मैं इनको बाद में आपके लिए बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, डीबगिंग से रिलेटेड क्या होता है कि अगर आपका एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैं बता रहा था आपको कि एक्सपेक्ट करने के बाद वो हमेशा आपको एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हमने सी में भी पढ़ा होगा या और किसी किसी अदर अदर लैंग्वेज में पढ़ते हैं हम, राइट, के एक्सेप्शन हैंडलर यूज करते हैं हम, राइट। तो ट्राई एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर है पाइथन में। आप जो कमांड रन कर रहे हो उसको ट्राई इस ब्लॉक के अंदर डाल दीजिए। ये जैसे ही इसको ट्राई करेगा तो ये देखेगा कि क्या इसको एक्सपेक्ट करना है। अगर ये एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन आपके लिए थ्रो कर देगा, है ना। तो ये इसका डीबगिंग का फॉर्मेट है। ओके, ये मैंने पीडीएफ फाइल जिसको मैं अभी रेफर कर रहा हूँ, ये पीडीएफ फाइल मैंने आप सबके लिए शेयर कर रखी है। आप इसमें जाएं, ये एक एक जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अच्छे तरीके से रीड करके एक बार, और आप अपने कोड में, आपके जो लिनक्स टर्मिनल है इस कोड में आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। मैंने बताया था आपको एक्सेप्शन एंड ऑफ द फाइल की एक्सेप्शन होगी या फिर टाइम आउट की एक्सेप्शन। देखिए, एंड ऑफ द फाइल क्लास है एक्सेप्शन की, टाइम आउट क्लास है एक्सेप्शन की, और एक्सेप्शन पी एक्सपेक्ट। ये क्या होता है, बेसिक क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शन रेज्ड बाय द मॉड्यूल। अदर देन दिस, अगर कोई और टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है तो उसके लिए ये बेस क्लास है। ओके, ये सारे फंक्शन हैं। अभी हम इम्पोर्टेंट एक चीज पर चलते हैं जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर बता रखा है कि जो आप स्पॉन करते हो ना, स्पॉन क्लास के अंदर पी एक्सपेक्ट डॉट स्पॉन, इसके अंदर कितने सारे इसकी एपीआई बनी हुई हैं। किल एपीआई है, टर्मिनेट एपीआई है, इज अलाइव एपीआई है, ये चेक करने के लिए कि क्या ये अब तक अलाइव है या नहीं है। वेट एपीआई है, क्लोज एपीआई है, गेट विन साइज एपीआई है। जब कभी भी आप कोई भी स्पॉन करके नया टर्मिनल खोल रहे हो तो ऑब्वियसली ये आपके कोड की ड्यूटी होनी चाहिए कि जो जो भी आपने टर्मिनल ओपन किए हैं उनको आप क्लोज करें। तो ये क्लोज एपीआई है। अब क्लोज करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये अलाइव है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ही क्लोज हो गया किसी कोड के चक्कर में। तो ये एज अलाइव को चेक करके आप क्लोज कर सकते हो इस तरीके से इन एपीआई का। विंडो साइज आपको अगर चेंज करनी है तो विंडो साइज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इको इको ये सारी चीजें। तो ये देखिए, सेट इको फॉल्स, टर्न ऑफ टीटीवाई इको, है ना। तो इस तरीके से आप जो आपका स्पॉन किया हुआ ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये एपीआई, इंटरनल एपीआई जो पी एक्सपेक्ट डॉट स्पॉन की हैं उनको आप रन कर सकते हैं। ओके, रन फंक्शन से पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, स्पॉन फंक्शन पे ही हमको आना है एक बार दोबारा से। और स्पॉन फंक्शन में बहुत सारे वेरिएबल्स, वो आर्गुमेंट्स हैं, ये आर्गुमेंट हमको देखने हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर आपको जो सेकंड चैप्टर में थे हम, तो इसमें हमने एक्सेप्शन देख लिया था। एक्सेप्शन देखने के बाद ये पी एक्सपेक्ट विंडोज पर भी जो हम लिनक्स पर कर रहे हैं सेम अलग अलग कुछ टाइप के फंक्शंस हैं, और आप विंडोज पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, अभी अगर देखें हम तो यहाँ पे क्या क्या टाइप की एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। तो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में पहला पहला जो मेन एपीआई है इसकी वो है स्पॉन क्लास की एपीआई, है ना। आप देखें यहाँ पर एक
बहुत आज जो हम आगे चल के फंक्शन में पढ़ने वाले हैं ना, वो यहाँ पे आपका एक उसका एप्लीकेशन है, ये एक एग्जांपल है कि देखो स्पोन में यहाँ कमांड दे रखा है कि एक आर्गुमेंट है, एक इस टाइप का आर्गुमेंट है जो कि लिस्ट ले रहा है। एक आर्गुमेंट आप देख रहे हो जिसमें इक्वल टू टाइम आउट इक्वल टू 30 है, इस टाइप का आर्गुमेंट है। ये मैक्स रीड इक्वल टू दिस, ये ऐसे ऐसे टाइप के अलग अलग बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। लेट्स से अगर स्पोन को आपको रन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पे सुननी है। स्पोन को आपको रन करना है तो आपको कौन सा आर्गुमेंट पास करना चाहिए, कौन सा आर्गुमेंट नहीं पास करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? इतने सारे आर्गुमेंट है, क्या इतने सारे आर्गुमेंट ऑल टाइम पास किए जाते हैं? और नहीं किए जाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या फिल होती है ऑटोमेटिक? और अगर मुझे ऐसा है कि इनमें से केवल 2-3 आर्गुमेंट को ही पास करना है और यहाँ पर ये जो बहुत सारे आर्गुमेंट हैं इनमें से किसी एक आर्गुमेंट को कैच करना है, तो किस तरीके से मैं उनकी वैल्यू को सेट करूँगा? ये सारा का सारा आज हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नया चैप्टर है वो फंक्शन डेफिनेशन। आपको नॉर्मली पाइथन में कैसे फंक्शन यूज़ करने हैं, कैसे फंक्शन लिखने हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ, राइट? लेकिन और इसके डीपली फंक्शंस के लिए पाइथन ने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ दे रखा है। वो कैसे आपको करना है और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से वेरिएबल फॉर्मेट में आपको लेने हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं फर्दर क्लास में, है ना? और उसी के बाद अपन फिर से 3.11 चैप्टर पर आएँगे और फिर से एक बार यहीं स्पाउन फंक्शन से चालू करेंगे। आज ये pexpect का ये पूरा डॉक्यूमेंट खत्म करेंगे। अगले आने वाली क्लासों में नई लाइब्रेरी, नई किसी मॉड्यूल और लाइब्रेरी से चालू करेंगे कुछ नया चीज़ इस तरीके का pexpect के अलावा, ओके? सो ठीक है दोस्तों, तो अपन अभी फंक्शंस के बारे में देखते हैं एक बार कि कैसे फंक्शंस की डेफिनेशन है, किस हिसाब से मल्टीपल रिटर्न को सपोर्ट करता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं, स्टार आर्गुमेंट, स्टार स्टार कीवर्ड्स ये क्या होता है, ये हैज, स्लैश और स्टार करके ये हैं, ये डेलीमीटर टाइप है, इनको किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या है लैम्डा फंक्शन, कैसे इनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, सारी की सारी चीजें अब हम पाइथन में कैसे फंक्शन के अंदर होती हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। और उसके दोबारा फिर से हम दोबारा pexpect पर आएंगे एक बार और इस स्पोन फंक्शन को अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, अब तक का कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, फाइन। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन में जब कोई भी चीज को कमेंट आउट करना है तो आइदर आप हैश दबा करके, कीवर्ड दबा के, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को कमेंट आउट कर रखा है, राइट? हैश दबा के किसी लाइन को कमेंट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइंस या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखना है किसी स्टेटमेंट का, तो उसके लिए आपके लिए ये एक पैटर्न है। 3 बार इसको ओपन करना है और 3 बार अपने कमेंट के बाद क्लोज करना है। एक अच्छे डेवलपर की ये पहचान होती है कि वो हमेशा हर एक फंक्शन के बाद उस फंक्शन में क्या हो रहा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर लिखता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी नहीं लिखी, राइट? हमें हमेशा हमारे हर एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कंप्लीट करना है। अब वो डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद अब हम आगे उसकी बॉडी लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे डेफ से हमेशा किसी फंक्शन को लिखने से पहले, उसकी डेफिनेशन लिखने से पहले हमें डेफ कीवर्ड देना पड़ता है पाइथन में, और फिर उस फंक्शन का नाम, फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस में, वो ब्रैकेट में, एंड देन फिर ये कॉलन का साइन। ये आपका फंक्शन लिखने का तरीका हो गया, उसको डिफाइन करने का तरीका हो गया, स्टार्ट करने का। और फिर उसके बाद यहाँ पूरा का पूरा कंटेंट लिख करके और आप एंड कर सकते हो। इस फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपली वो फंक्शन और ये उसके आर्गुमेंट। यहाँ पे सबसे बड़ी एक चीज देखते हो आप कि यहाँ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है इस फंक्शन में, ना ही आर्गुमेंट का अपने आप में कोई टाइप हमने बताया है कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट का आर्गुमेंट है या इंटीजर फॉर्मेट का आर्गुमेंट है। ओके,
तो ये क्या है, रिटर्न टाइप इसलिए नहीं है क्योंकि जो पाइथन के फंक्शंस हैं वो मल्टीपल चीज रिटर्न कर सकते हैं। जैसे हम सी में कोई फंक्शन देखते हैं तो सी में हमेशा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को एक साथ रिटर्न नहीं करवा पाते, इसीलिए उसका एड्रेस भेजते हैं हम, पास एज एड्रेस, राइट, आर्गुमेंट को हम पास करते हैं और फिर उसमें वैल्यू फिल करा करके फिर उस आर्गुमेंट को जहाँ कॉलर किया है हमने वहां पर रीड करते हैं सी के अंदर। लेकिन पाइथन में ये प्रॉब्लम नहीं है, पाइथन में मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ रिटर्न ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरीके से भेज सकते हो, और जहां कॉल करा रहे हो वहां पे आपको वो रिटर्न फंक्शन में कैच कर सकते हैं हम। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये किया और मुझे पता है कि जो एक्सपेक्ट है ये अपने आप में एक रिटर्न करता है। लेट से मैंने ये रिटर्न ले लिया यहाँ पर, तो मैं चाहूँ तो मल्टीपल इस तरीके से रिटर्न दे सकता हूँ। यहाँ पर मैंने हैंडल डॉट बिफोर को और आरईटी वेरिएबल दोनों को कॉमा सेपरेट करके रिटर्न कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो नन -1 इस तरीके से भी रिटर्न करा सकता हूँ। ठीक है कि नहीं? तो आप देखें किसी एक फंक्शन से मैंने एक आर्गुमेंट एक रिटर्न नहीं कॉमा करके दो रिटर्न यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पाइथन में फंक्शंस मल्टीपल रिटर्न की फैसिलिटी देते हैं। ओके, जो आपका फिव है ये अपने आप में एक फंक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, और फंक्शन क्लास को अगर आपको देखना है तो वही सेम एफ यू इज इट। फंक्शन डेफिनेशन ये आता है किससे? ये आता है, मैंने डेफ दबाया है डेफिनेशन से। ठीक है कि नहीं? तो ये आपको बताएगा कि कैसे फंक्शन की डेफिनेशन होती है। एक डेकोरेटर्स भी होते हैं, डेकोरेटर्स के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, और कैसे फंक्शन का नाम दिया जाता है, ये सारी की सारी चीजें, सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है कि नहीं? तो फंक्शन की डेफिनेशन पे अब हम जाते हैं आगे। यहाँ देखिए इसने रिजल्ट को रिटर्न किया है। रिटर्न में आप सिंपली किसी, अगर ये रिजल्ट यहाँ पे लिस्ट है तो पूरी की पूरी लिस्ट को भी आपने रिटर्न कर सकते हो आप यहाँ पर, और फिर उस लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो आप। तो रिटर्न स्टेटमेंट आपको विदाउट एन एक्सप्रेशन आर्गुमेंट रिटर्न नन करता है अगर कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हो आप, अदरवाइज आपको रिटर्न में बताना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो कि आपको यहाँ पे इस तरीके से दे रखे हैं ना, बिना किसी वैल्यू के, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वो सॉरी, ये परमानेंट आर्गुमेंट है, ये आपको भेजने ही भेजने हैं। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वो हैं जो इक्वल टू के साथ दे रखे हैं। द मोस्ट यूजफुल फॉर्म इज टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर वन और मोर आर्गुमेंट। जो आपके ये इक्वल टू के साथ दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं। इनके बारे में क्या बताया गया है कि अगर जब आप इसको कॉल करोगे आस्क अंडरस्कोर ओके को, तो जरूरी नहीं है कि आप इनकी वैल्यू यहाँ ये तीनों आर्गुमेंट की आपको वैल्यू पास करने की जरूरत है। अगर आप सिंगल आर्गुमेंट की वैल्यू पास कर रहे हो तो वो दोनों वैल्यूओं को बाय डिफॉल्ट ले लेगा जो यहाँ पे इक्वल टू में लिखी हुई है। और अगर आप इसको नहीं पास कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा इन दोनों वैल्यूओं को, और अगर आप दोनों वैल्यूओं को पास कर रहे हो तो उस केस में वो वैल्यू लेगा जो आपने पास की है। जैसे कि इसको, इस फंक्शन को हम किस किस हिसाब से कॉल करा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने आस्क ओके को कॉल कराया एक सिंगल आर्गुमेंट से। इन दैट केस प्रॉम्प्ट के अंदर तो ये आर्गुमेंट होगा, और ये जो दो आर्गुमेंट है ये अपने डिफॉल्ट वैल्यू को कैरी करेंगे आगे, और फंक्शन में आगे बढ़ जाएंगे, है ना? अगर इसको दो आर्गुमेंट के साथ जब मैं कॉल कराऊंगा तो सेम, पहले आर्गुमेंट में तो ये इसको लेगा, और दूसरे आर्गुमेंट में जो आपने दूसरा कराया उसको लेगा, और तीसरे आर्गुमेंट इसी सेम डिफॉल्ट वैल्यू के साथ कैरी हो जाएगा। और तीनों अगर आर्गुमेंट मैंने पास किए तो तीनों आर्गुमेंट जो यूजर के पास हैं वो उनको लेगा, डिफॉल्ट वैल्यूज को कैरी नहीं करेगा। ओके।
अब हम आते हैं कि कीवर्ड्स आर्गुमेंट क्या होते हैं उनके बारे में। मल्टीपल रिटर्न टाइप सपोर्ट करता है। फंक्शन कैसे मल्टीपल रिटर्न कर सकते हैं हम, तो हमें यहाँ पे कोमा सेपरेट लिख करके हम मल्टीपल चीजों को यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन में, ठीक है कि नहीं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स किस हिसाब के होते हैं, जो इक्वल टू के साथ दिए हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। इसी हिसाब से कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं कि अगर आपको आर्गुमेंट देना है और इक्वल टू उसकी वैल्यू देनी है, तो ऐसे इंस्टेंस को हम कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं। जैसे कि देखो, आप यहाँ पे एक पैरट करके एक फंक्शन है, इस फंक्शन में ये वोल्टेज करके जो आर्गुमेंट है वो मस्ट आर्गुमेंट है, ये आपको हमेशा पास करना ही करना है। ये स्टेट करके दूसरा इक्वल टू आर्गुमेंट है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह है, ये भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह है, ये भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह है ना। अब इसको किस तरीके से कॉल कराया जाता है, तो देखो, आप इसको चाह सकते हो तो पोजीशन वन आर्गुमेंट इस तरीके से कॉल करा सकते हो, है ना। आप वोल्टेज इक्वल टू 100 अगर करके अगर कॉल करा रहे हो ना, तो आप कीवर्ड, जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स है उसके पैटर्न को यूज कर रहे हो यहाँ पर। तो लेट से मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 आर्गुमेंट हैं इस फंक्शन के, लेकिन सिर्फ मुझे 2 आर्गुमेंट ही पास करने हैं, और वो 2 कोई भी आर्गुमेंट हो सकते हैं। अगर आप इस लास्ट वाले एग्जांपल में आप देखोगे, तो इसने आस्क ओके में ऐसा किया है कि प्रॉम्प्ट, और उसके बाद जो भी उसने यहाँ पे वैल्यू पास की है ना आर्गुमेंट की, वो ऑटोमेटिकली इसमें दूसरे नंबर का जो आर्गुमेंट है उसको असाइन हो जाती है। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे 2 ही आर्गुमेंट पास करने हैं, लेकिन ये बीच वाली जो आर्गुमेंट है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करना है, इन दैट केस हम डायरेक्टली इस तरीके से पास नहीं कर सकते। उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, इसने वोल्टेज को पास किया, और वोल्टेज को पास करने के बाद उसने एक्शन इक्वल टू ये लिया। अब एक्शन इक्वल टू ये लिया है, तो ऑटोमेटिकली एक्शन की वैल्यू जो वूम थी यहाँ पर, उसकी जगह पे ये वैल्यू यूज होगी, और वोल्टेज की वैल्यू ऐसे आसान हो जाएगी, और सभी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू सेम डिफॉल्ट वैल्यू ही रहेगी। अगर आप ये ए मिलियन, ये इस तरीके से आप इसको कॉल करते हो डायरेक्टली, तो 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को ये वैल्यू असाइन होगी सीधी। कौन कौन से पोजिशनल आर्गुमेंट हैं, वोल्टेज में पहला आर्गुमेंट है, इस पे को ये पहली वैल्यू असाइन हो जाएगी, स्टेट को दूसरी वैल्यू असाइन हो जाएगी, एक्शन को तीसरी वैल्यू असाइन हो जाएगी, और चौथी वैल्यू को वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू जो है उसको ले लेगा, राइट। अगर आपको मिक्स में पोजिशनल और कीवर्ड इस तरीके से पास करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको ऐसे और फिर स्टेट को इस तरीके से पास कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो पोजिशनल आर्गुमेंट है पहला, तो पहली वाली वैल्यू है उसको ये ले लेगा यहाँ पर, और स्टेट हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट है, तो स्टेट के अंदर की जो वैल्यू है उसको वहां पे ये अपडेट कर देगा, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंट ने समझा रखा है कि आपको कब पोजिशनल आर्गुमेंट यूज करना है, कब आपको कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करना है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि किसी एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट का आपको सपोर्ट देना है, और वो मल्टीपल आर्गुमेंट आप यूजर आपका किसी भी तरीके से कैसे भी फॉर्मेट में कॉल कर सकता है, तो इन दैट केस आपको कीवर्ड आर्गुमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमारा इसका एक जीता जागता एग्जांपल है, वो है ये स्पॉन। स्पॉन में देखिए, ये पहला कमांड, ये मस्ट आर्गुमेंट है, ये आपको देना ही देना है, ये पोजिशनल आर्गुमेंट है। इसको आप कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह भी कॉल करा सकते हो, लेकिन ये मस्ट आर्गुमेंट है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का फीचर नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे आर्गुमेंट, और ये जितने भी और आर्गुमेंट्स है, ये सारे के सारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं। तो लेट से यहाँ मैंने जो लॉग फाइल को इस तरीके से लिखा था, लॉग फाइल इक्वल टू दिस, अगर मैं चाहूं तो इस कोड को ऐसे भी लिख सकता हूं। अच्छे तरीके से एक बार देखना कि पहले मैंने फाइल पॉइंटर बना दिया, और स्पॉन करने से के बाद ही, स्पॉन करने के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे देखा कि स्पॉन के अंदर क्या है, लॉग फाइल इक्वल टू नन करके एक कीवर्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट अवेलेबल है। और अगर मुझे केवल लॉग फाइल को अपडेट करना है, तो पोजिशनल नहीं, कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं लॉग फाइल इक्वल टू
फाइल अंडरस्कोर ptr को लिख सकता हूं, तब मुझे ये लाइन लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपन इसको रन करा के देख लेते हैं कोड को एक बार कि क्या मैं कह रहा हूं वो बात सच भी है कि नहीं है। ओके, आप देखोगे तो यहाँ पे आपका लॉगिन आ रहा है प्रॉपर उसी हिसाब से, ठीक है कि नहीं, सेम तरीके से काम कर रहा है वो कोड। तो आप क्या है यहाँ पर इस तरीके से कीवर्ड आर्गुमेंट्स का और पोजिशनल आर्गुमेंट का, मस्ट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का क्या क्या डिफरेंस है और कब इसको कैसे यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट क्या है, लेकिन कब आपको जरूरत पड़ेगी कीवर्ड आर्गुमेंट्स को यूज करने की आपके कोड लिखने के टाइम पे, और कब आपको कीवर्ड आर्गुमेंट यूज नहीं करने हैं, वो चीज आपको समझनी है। कि अगर किसी भी आपकी आर्गुमेंट्स में कोई एक फंक्शन इतना रिच है कि वो उसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स लिए जा सकते हैं बट वो ऑल मस्ट नहीं है, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू है अवेलेबल, और यूजर कोई सा भी आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ 100 कोई से भी एक सिंगल आर्गुमेंट की वैल्यू भी पास कर सकता है, तो उस केस में जैसे कि ये स्पून है, उस केस में हमको डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यूज करना पड़ता है। ओके, यहाँ देखिए वोल्टेज की वैल्यू भेजी इसने यहाँ पर, और नन कीवर्ड आर्गुमेंट आफ्टर ए कीवर्ड आर्गुमेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई इस तरीके से कॉल कराता है ना इसको, आप यहाँ देखो आप कि एक फंक्शन है मेरा, इसमें मैंने एक ए आर्ग्यूमेंट है, ये मस्ट करके यहाँ पे कॉल आर्ग्यूमेंट रखा है और इसको यहाँ पे पास करा दिया, और इस फंक्शन को अगर मैं सेम उस ए के लिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह कॉल करा रहा हूं, तो वहां पे वो मुझे एरर थ्रो करेगा कि मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्ग्यूमेंट ए, क्योंकि a इक्वल टू 0 ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पर जो a अवेलेबल है, पोजीशन उसकी कोई भी हो, जो a आर्गुमेंट आपका अवेलेबल है उसकी 0 को वैल्यू को असाइन कर रहा है यहाँ पर, और ये 0 है, ये ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन पर 0 को पास कर रहा है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इनको लेने के तरीके क्या हैं, तो आप क्या है कि आप अपने फंक्शन में स्टार आर्गुमेंट्स और स्टार स्टार की आर्गुमेंट्स के रूप में भी आर्गुमेंट्स और की आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपने स्टार आर्गुमेंट्स दिया है तो कहेगा कि जो आपका ये चीज शॉप है टाइप का जो फंक्शन है, इसमें एक तो आपको ये काइंड है, ये तो मस्ट देना ही देना है। इसके बाद आप जितने भी आर्गुमेंट्स दे रहे हो विदाउट कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर्मेट के, मतलब आप उनको ऐसे कॉल नहीं करा रहे हो वोल्टेज इक्वल टू के रूप में, उनको सिंपली इस तरीके से आप जो कॉल करा रहे हो ना, तो वो सारे के सारे आर्गुमेंट्स मेरे ऑटोमेटिकली इस आर्गुमेंट टाइप के पॉइंटर आर्गुमेंट्स टाइप की लिस्ट में चले जाएंगे। और अगर उसके बाद आप जितना भी ये कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह के फॉर्मेट में कॉल वो आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो वो सारे के सारे आर्गुमेंट मेरे इस कीवर्ड आर्गुमेंट वाली डिक्शनरी के फॉर्मेट में चले जाएंगे। जैसे कि ये चीज ऑफ नाम का मैंने फंक्शन लिखा, और यहाँ पे ये तीनों आर्गुमेंट मैंने इस तरीके से लिख दिए, और मैं यहाँ सारे के सारे आर्गुमेंट लिस्ट को और कीवर्ड आर्गुमेंट लिस्ट को प्रिंट करा रहा हूँ, राइट। और मैंने यहाँ चीज सॉप को कॉल किया, तो हमने देखा कि पहला पोजिशनल आर्गुमेंट तो सिंपली काइंड के अंदर असाइन होगा, उसके बाद के जितने भी ये आर्गुमेंट हैं, मैंने बताया कि ये सिंपल आर्गुमेंट है, ये कोई पोजीशन वो कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं है, तो ये पूरे के पूरे सारे के सारे आर्गुमेंट ये स्टार आर्गुमेंट्स वाले इसमें लिस्ट में चले जाएंगे। और यहाँ के बाद ये जितने भी आप देख रहे हो शॉपकीपर इक्वल टू, क्लाइंट इक्वल टू, दिस इक्वल टू, इस तरीके से है, ये सारे के सारे मेरे कीवर्ड आर्गुमेंट हैं, ये सब के सब किस में जाएंगे, ये स्टार स्टार कीवर्ड्स के अंदर जाएंगे, राइट। तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो देखिए उसने काइंड को यहाँ पे प्रिंट कर रखा है पहले वाले उसको, तो यहाँ पे ये देखिए इसने ये प्रिंट किया, फिर इसने सारे आर्गुमेंट्स प्रिंट किए, मैंने दिखाया आपको कि आर्गुमेंट ये दो हैं, तो ऑब्वियसली उसने ये आर्गुमेंट प्रिंट कर दिए। फिर इसने प्रिंट किया है, क्या प्रिंट किया है इसने, ये जो है ना इसको इंटू 40 कर दिया। इंटू 40 का मतलब है कि ये वाले को आपको 40 टाइम प्रिंट करना है,
तो ये यहाँ पे 40 टाइम इस तरीके से प्रिंट हो गया, और फिर उसके बाद इसने जितने भी कीवर्ड आर्गुमेंट थे उनकी की, कॉलन और उनमें जो वैल्यू है, मैंने बताया डिक्शनरी के फॉर्मेट में जाता है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे हमारी प्रिंट हो गई चीजें। तो कभी भी आप कोई भी पाइथन का कोड इधर रीड कर रहे हो या फिर राइट कर रहे हो, आपको ये याद रखना है कि इस तरीके से चीजें आपको लेनी है। ओके, एक चीज बताओ, अगर ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल है, आप स्टार आर्गुमेंट और स्टार स्टार कीवर्ड के फॉर्मेट में डेटा को ले सकते हो, अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो क्यों स्पोन ने इसको यूज नहीं किया? देखिए, इन दोनों ही यूज केस में एक बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा डेवलपर का चैलेंज होता है, कोड को लिखना नहीं होता कभी भी डेवलपर का चैलेंज। कोड में जैसे कोई लैंग्वेज है, उसको तुमने पढ़ लिया, उस लैंग्वेज में कुछ चीजें तुम्हें आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं, ये भी कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आपके पास गूगल है, आप कोई भी चीज गूगल कर सकते हो, 2 मिनट में पढ़ के उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सबसे ज्यादा डेवलपर का चैलेंज होता है कि उसे रिक्वायरमेंट को समझ करके ये पता लगाना होता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट में मैं क्या यूज करूं, इसके लैंग्वेज से रिलेटेड कितने इस लैंग्वेज में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उनमें से कौन सी एक फैसिलिटी मेरे इस पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट को मैच कर रही है। और अगर आप वो एग्जैक्ट मैच को पकड़ पाते हो ना, तो आपका कोड ऑल टाइम फेवरेट कोड लिखा हुआ होता है। तो अब जब हम इस स्पोन फंक्शन को अगर मैं डिफाइन कर रहा होता है, आप लोग डिफाइन कर रहे होते, तो हमारे पास स्पोन फंक्शन की एक रिक्वायरमेंट ये भी होती कि इस स्पोन फंक्शन में ये ही स्पेसिफिक आर्क्स, टाइम आउट, मैक्स रीड, ये ही स्पेसिफिक आर्गुमेंट पास होने चाहिए। ऐसे नहीं कोई यहाँ पर कमांड के बाद स्टूडेंट इक्वल टू उसका नेम, इस तरीके का भी आर्गुमेंट पास करते। जब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, तब मेरे को ये आर्गुमेंट इसी फॉर्मेट में देने पड़ेंगे डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। लेकिन अगर मैं प्रिंट फंक्शन जो हमारा होता है ना, जिसमें हम कुछ भी पास कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन में जरूरी नहीं है लॉग फाइल इक्वल टू ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है, लॉग इक्वल टू भी वो लिख सकता है चाहे तो। अगर ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है, तब हम स्टार स्टार कीवर्ड्स का यूज करते हैं। स्टार स्टार कीवर्ड्स में यहाँ पे इसने शॉपकीपर इक्वल टू ये लिखा है, अगर वो शॉपकीपर की जगह पे एबीसी इक्वल टू लिखता तो भी ये आपको एबीसी कॉलन इस तरीके से प्रिंट हो जाता। तो इस कारण से हमने ये स्पोन फंक्शन में स्टार स्टार कीवर्ड का यूज नहीं किया। उसका कारण और आगे भी कारण ये है कि स्पोन फंक्शन आगे चल के आपके इस डॉट लॉग फाइल करके एट्रीब्यूट का मल्टीपल जगहों पर यूज करने वाला है। और अगर आप इस लॉग फाइल को परमानेंटली लॉग फाइल ऐसे लिख करके की नहीं देंगे, तो वो हर एक यूजर अपनी अपनी की बना करके दे देगा, तो आपका ये कोड आगे कैसे आप लिख पाओगे, किस तरीके से आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन के आधार पे हमको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पर ये डिफॉल्ट वैल्यूज वाला फंक्शन का फॉर्मेट लिखना है, कहाँ पर हमको पोजिशनल कॉलिंग करानी है, कहाँ पर हमको पोजिशनल और कीवर्ड की कॉलिंग करानी है, कहाँ पर हमको केवल कीवर्ड्स की कॉलिंग करानी है, और कहाँ पर हमको इस तरीके से स्टार आर्गुमेंट और स्टार स्टार कीवर्ड्स इस तरीके से इन चीज़ों को लिखना है। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही स्पेशल पैरामीटर्स और होते हैं। अब मैं बताता हूँ वो क्या होता है। कि लेट से ये जो चीज शॉप है ना, इसमें अभी भी ओके, एक काम करते हैं अपन, है ना, इसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट ले कर लेते हैं इसको, है ना। ओके, मैंने एक नई डेफिनेशन ली। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंसर्ट मोड से किसी चीज को प्रिंट करोगे तो हो सकता है कि वो इंडेंटेशन को आपके को गड़बड़ कर दे। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ इंडेंटेशन क्या है, 4 के नीचे प्रिंट और फिर 4, यहाँ लेकिन इंडेंटेशन इसका बदल गया, है ना। इसीलिए आपको कैसे इसको प्रिंट कराना है, इसको प्रिंट कराने का एक तरीका है, मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ।
आपको पहले लिखना है सेट PASTE कॉलन सेट पेस्ट, पहले भी मैंने बता रखा है ये। फिर इंसर्ट मोड में जाना है और ओके कॉपी कर लेता हूँ मैं दोबारा एक बार। कॉपी करने के बाद अब हमको ये चीज आई लाइक दैट। वन सेकेंड। हाँ maybe there is some problem in Vimarsi, okay? लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ पेस्ट करता है ना। हम इसको बाद में देख भी सकते हैं, मैं आपको इसका प्रॉपर एक बार एग्जांपल दिखा दूंगा, है ना। बाद अभी टाइम की कमी के चक्कर में अपन आगे बढ़ जाते हैं ना। और यहाँ पे ये मेन फंक्शन और इनकी अभी मुझे ज़रूरत है नहीं, तो मैं मेन फंक्शन को कॉल ना करके सीधा चीज़ शॉप को कॉल कर लेता हूँ। ओके, और चीज़ शॉप में मैंने यहाँ पर जो इन्होंने आर्गुमेंट पास किए हैं वो सेम आर्गुमेंट यहाँ इनको पास कर देता हूँ। केस में मेरा क्या प्रिंट होता है अपन देखते हैं। देखिए जो उसका प्रिंट हो रहा था सेम टू सेम चीजें मेरी भी प्रिंट हो रही हैं, है ना। ओके, अभी इसमें एक चेंज अपन करते हैं। इस स्केच के बाद फिर से मैं एक रेगुलर जो पोजिशनल आर्गुमेंट है ना वैसा एक आर्गुमेंट कॉल करा देता हूँ। देखते हैं अपन क्या होता है इस केस में। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस स्केच करके जो ये आर्गुमेंट था जो इसने कीवर्ड आर्गुमेंट के फॉर्मेट में पास किया है, उस कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद मैंने एक और आर्गुमेंट को पास करा दिया। तो अभी ये आर्गुमेंट कहाँ जाएगा ये हमको देखना है। इसने बोल दिया पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट्स। आप कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद ऐसे फंक्शन जिसकी डेफिनेशन में स्टार आर्गुमेंट स्टार स्टार कीवर्ड्स लिखा हुआ है, ऐसे फंक्शन के लिए जब आप कॉलिंग कर रहे हो तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि सारे के सारे पोजिशनल आर्गुमेंट एक बार, फिर उसके बाद सारे के सारे कीवर्ड आर्गुमेंट को ही आपको पास करना है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि पहले पोजिशनल आर्गुमेंट पास कर दें फिर कोई कीवर्ड आर्गुमेंट पास करें फिर पोजिशनल आर्गुमेंट पास करें। तो ये फिर से एक लिमिटेशन आ गई। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए पाइथन ने एक और चीज दी और वो है स्पेशल पैरामीटर्स की। तो पाइथन कहता है कि किसी भी फंक्शन को जब आप डिफाइन कर रहे हो तो उस फंक्शन के जो स्टार्टिंग में ये कॉमा सेपरेटेड जितने भी आपने वेरिएबल आर्गुमेंट लिख रखे हैं ये तो आपके सिंपली पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट है, ठीक है कि नहीं। और फिर उसके बाद अगर आपने स्लैश लिख रखा है आपके आर्ग्यूमेंट्स में, अगर ये स्लैश कोमा इस तरीके का वैल्यू दिख रहा है, इट मींस कि स्लैश के बाद आने वाले सारे के सारे पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट होंगे। मींस आप उनको इस तरीके से भी पास करा सकते हो और उनको आप जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इसमें देखा था राइट। तो अगर हम चाहें तो टाइम आउट इक्वल टू 30 में तीसरा आर्गुमेंट 30 भी पास करा सकते हैं डायरेक्टली, या टाइम आउट इक्वल टू 30 भी पास करा सकते हैं। इसमें हमने ऊपर भी इसका एक एग्जांपल देखा है कि इसने आइदर 1000 पास करा दिया तो भी वोल्टेज को 1000 मिल गया, और वोल्टेज इक्वल टू 1000 पास करा दिया तो भी वो उसको मिल गया, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप स्पेशली इस तरीके से लिख रहे हो तो ये तो पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट है।
इनको आप कीवर्ड के थ्रू कीवर्ड के फॉर्मेट में कॉलिंग में नहीं डाल सकते। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो उस टाइम पे वो कीवर्ड फॉर्मेट से कॉल होंगे ही नहीं कभी भी, अगर आपने स्लैश दे रखा है तो। इसमें ये याद रखना है आपको, अगर किसी फंक्शन की डेफिनेशन में स्लैश करके आर्गुमेंट अवेलेबल है तो इन दैट केस आप ये जितने भी आर्गुमेंट्स हैं इनको पोजिशनल ओनली ही पास कराओगे। और स्लैश के बाद और स्टार से पहले जितने भी आर्गुमेंट हैं वो पोजिशनल भी हो सकते हैं और कीवर्ड फॉर्मेट के भी हो सकते हैं। और फिर कीवर्ड के स्टार के बाद जितने भी आर्गुमेंट हैं वो कीवर्ड ओनली ही आर्गुमेंट होंगे, आप उनको इधर उधर दोबारा से नहीं कर सकते हो। तो इसने स्पेशल पैरामीटर्स दे दिए ये स्लैश और स्टार, ये आपको याद रखने हैं। आप लोगों ने स्लैश देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको स्लैश दिखा देता हूं और मैंने पहले भी आपको स्लैश दिखाया है। देखिए ये रहा स्लैश। हमने इस स्ट्रिंग को बहुत बार हेल्प में, इसमें हेल्प प्रॉम में जाकर के देखा है, इस स्ट्रिंग क्लास को देखा है, इसके इन फंक्शंस को देखा है। इन फंक्शंस में आप देखें ये जो ऐड है इससे पहले इसने स्लैश सेल्फ स्लैश वैल्यू इस तरीके से पास की है ना, और लास्ट में इसने ये स्लैश दबाया है इस जगह पे, स्लैश आर्गुमेंट रखा है यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर। इट मींस कि ये जो आर्गुमेंट हैं इसके उनको आप कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह कॉल करा ही नहीं सकते, इनको आपको पोजिशनल आर्गुमेंट के फॉर्मेट में ही कॉल कराना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं हम इसका एग्जांपल। फर्स्ट हेलो डॉट पी वाई फाइन है, मैं यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। ओके, लेट्स से इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। एक मैंने पहला आर्गुमेंट लिया सीरियल नंबर और फिर मैंने ये लिया। ओके, अभी यहाँ पे मेरा नम नहीं है और ना ही यहाँ पे ये है। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीरियल नंबर को प्रिंट करा रहा हूँ पहले, नहीं पहले इसके नाम को प्रिंट करा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसका सीरियल नंबर ये है %d, दैट्स इट। नेम मैंने प्रिंट कराया और क्योंकि मैंने यहाँ %d दे रखा है तो सिंपली सीरियल नंबर। ओके, अभी मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया, दो फॉर्मेट में कॉल कर रहा हूँ मैं मेन फंक्शन को। यहाँ पे मैंने 10 रोल नंबर के साथ नेम पास कर दिया, डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पर इस तरीके से, है ना। मैंने क्या किया, नीचे इसको सीरियल नम इक्वल टू 10 कॉमा नेम इक्वल टू XYZ। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर है ना, ये यहाँ तो पोजिशनल आर्गुमेंट है और यहाँ ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से इनको कॉल कराया मैंने। अभी अपन देख लेते हैं। देखिए ये दोनों ही फॉर्मेट में मेरे लिए प्रॉपर लिख रहा है, दोनों ही फॉर्मेट में कॉलिंग हो रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें इस नेम को प्रॉपर हटा दिया मैंने, आपको प्रॉपर समझाऊंगा फिर दोबारा से नेम ऐड करूंगा, है ना। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ऑल टाइम XYZ। अगर आपने इसको दोबारा से रन किया तो आप देखो दोनों ही फॉर्मेट में वो सीरियल नंबर को ले रहा है ना। अगर मैंने इसके बाद एक ये स्लैश डाल दिया तो अब ये क्या बन गया, पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट बन गया। अब ये कहता है कि आप इसको इस तरीके से तो कॉल करा सकते हो लेकिन कीवर्ड तरीके से कॉल नहीं करा सकते हो। लेट्स से अपन देख लेते हैं कि कैसे है ये। देखिए आप
क्या बोल रहा है इसने कि मेन सीरियल नंबर इक्वल टू जो आपने 10 दिया है, गॉट सम पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट पास्ड एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आपने एक पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को पास कर दिया है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते इसको। ओके, एक काम करते हैं अपन, यहाँ हमने नेम इक्वल टू लिया था राइट, उस सेम दोबारा से हम लाते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्लैश से पहले के जितने हैं वो तो पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट हैं, और स्लैश के बाद के और स्टार से पहले के जितने हैं वो क्या हैं, आपके पोजिशनल और कीवर्ड्स ओनली आर्गुमेंट हैं। और उसके बाद स्टार देने के बाद अगर क्लास और है और ये ओके, अब हम इनको कॉल कराते हैं। तो पहली बात तो कि सीरियल नंबर को इस तरीके से कॉल नहीं करा सकते क्योंकि ये पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट है। ओके, इसके बाद नेम को है, वो नेम को पोजिशनल ओनली के फॉर्मेट में भी करा सकते हैं, और एक सिंपल तरीके से भी हम इसको कीवर्ड ओनली के थ्रू भी कॉल करा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको पोजिशनल ओनली के थ्रू करा लेते हैं। ये CLS है, इसने कहा ये कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट है, इसको भी हम कोशिश करते हैं पोजीशन के हिसाब से ही प्रिंट कराने की। देखते हैं अपने ये काम करता है कि नहीं। देखिए, मैन टेक्स फ्रॉम 1 to 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन। इसने बोला कि जो मेन फंक्शन है वो 2 ही पोजिशनल आर्गुमेंट ले सकता है। क्यों 2 ही पोजिशनल आर्गुमेंट ले सकता है? क्योंकि स्टार से पहले केवल 2 ही आर्गुमेंट्स हैं। पहला आर्गुमेंट पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट है, दूसरा आर्गुमेंट पोजिशन एंड कीवर्ड ओनली, कीवर्ड पोजिशन एंड कीवर्ड आर्गुमेंट है। आप जो ये थर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हो, ये यहाँ पे इसको कैच करने के लिए कोई आर्गुमेंट अवेलेबल ही नहीं है। तो आपने क्या किया, CLS इक्वल टू 10 डाल दिया और अब इस कोड को रन कराया। जब आप इस कोड को यहाँ पे रन करा रहे हो, ओके, यहाँ पे हमने ये आई गलत लिख दिया है, फाइन। जब इस कोड को यहाँ पे रन करा रहे हो तो देखो इसने बहुत बढ़िया से आपका आउटपुट दे दिया। तो आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जो स्टार के बाद के जितने भी आर्गुमेंट होंगे वो सारे के सारे कैसे आर्गुमेंट होंगे, कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट होंगे। स्टार और स्लैश के बीच के जितने भी आर्गुमेंट होंगे वो कैसे आर्गुमेंट होंगे, कीवर्ड एंड पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट। और स्लैश से पहले के जितने भी आर्गुमेंट होंगे वो आर्गुमेंट होंगे आपके पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट। और उनको कॉल किस तरीके से कराना है, वो ये फॉर्मेट इस तरीके से है आपका। और यहाँ पे ये प्रिंट का आपका फंक्शन है। ओके तो हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, ये दोनों टाइप के आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ लिया हमने, स्लैश और स्टार के बारे में पढ़ लिया। अभी आता है डॉक्यूमेंटेशन, हमने देख ली कि फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। फंक्शन के स्टार्ट होने के बाद ही आपको ये लगाना है। यहाँ पे आपको जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख करके और फिर इसको इस तरीके से बंद करना है आपको, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो वन लाइनरी, एक ही लाइन में जिनको लिखा जाता है। सिंगल लाइन फंक्शन जो होते हैं उनको हम लैम्डा फंक्शन के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये स्टार आर्क्स है ना आर्गुमेंट लिस्ट के लिए, ये स्टार आर्क्स भी एक अपने आप में ऐसे ही कैच किया हुआ फंक्शन है, जैसे ऐसे ही कैच किया हुआ आर्गुमेंट है जो हमने यहाँ पे स्टार आर्गुमेंट आपको बताया था।
ठीक है ना। देखिए लैम्डा फंक्शन के फॉर्मेट क्या होता है लैम्डा फंक्शन को लिखने का, कि आपको पहले ये कीवर्ड लिखना है डेफ की जगह पे। ये सिंपली कीवर्ड, देखिए यहाँ पे जो हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डेफ स्पेस फंक्शन का नेम, फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, फिर कॉलन, इस तरीके से लिखना है ना। लेकिन लैम्डा फंक्शन को लिखने का ये तरीका नहीं है, लैम्डा स्पेस फंक्शन का नाम, कॉलन और फिर उसकी बॉडी, दैट्स इट। क्यों लिखा जाता है लैम्डा एक्सप्रेशन, क्योंकि ये क्या करता है, ये कम मेमोरी लेता है एज कंपेयर टू फंक्शन। ऐसा किसी कोई आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए जो सिंपली वन लाइनर फंक्शन के फॉर्मेट में आपको यूज करनी है, तो और आपको ज्यादा मेमोरी अपने प्रोसेसर की देनी नहीं है, तो उस मोमेंट पे आपको क्या लिखना चाहिए, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना चाहिए। देखिए जैसे पेयर डॉट सॉर्ट, आपके सामने पेयर करके इस तरीके का एक पेयर दे रखा है 1 2 3 4, आपको इसे सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करना है, कि इनका जो हर एक के केस में जो ये पेयर है, इस पेयर के पहले आर्गुमेंट के आधार पे आपको सॉर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, हर एक पेयर पर जाना है और उसका पहला आर्गुमेंट लेना है, राइट। ये वन लाइनर फंक्शन है। क्या किया इसने, की इक्वल टू में क्या डाला, लैम्डा फंक्शन लिखा, बोला कि पेयर लो आप, और पेयर कौन सा है आपका, जो पेयर आपको मिल रहा है उसका जो पहला फर्स्ट की पे जो वैल्यू अवेलेबल है, इट मींस कि 0th पोजीशन तो ये है और 1 पोजीशन ये है। तो जो 1 2 3 4 ये आपके अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट के आधार पे आप इसको सॉर्ट कर दो। अल्फाबेट में सबसे पहले आता है एफ, 4 1 3 2, इसने इसको इस तरीके से सॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, लैम्डा फंक्शंस का यूज करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन की स्ट्रिंग है, मैंने बताया था आपको, इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन लिखने होते हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन में नंबर ऑफ क्या क्या आर्ग्यूमेंट है ये आपको बताना चाहिए। उन आर्ग्यूमेंट को आप किस तरीके से दो दो या एक लाइन के अंदर या 10 वर्डों के अंदर या 5 वर्डों के अंदर अगर डिफाइन कर सकते हो, जब कभी भी कोई आपके कोड को पढ़े तो उसको समझ में आए कि ये आपका जो फंक्शन है इसमें इस आर्ग्यूमेंट का क्या आगे यूज, क्या मतलब है, किसके लिए लिया गया है और इसका क्या आगे यूज है, तो ये आप पूरा का पूरा इसमें लिख सकते हो। और उस फंक्शन का नाम अंडरस्कोर डॉक, इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हो डॉक्यूमेंटेशन को। ठीक है कि नहीं। पाइथन ये कहता है कि अगर कोई भी स्क्रिप्ट है आपके पास और उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी करनी है, तो सिंपली सारे फंक्शंस को उठाओ, अंडरस्कोर डॉक करा दो, वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन को प्रिंट कर देगा हर एक फंक्शन के। ठीक है, ये आपका 4th चैप्टर है, आगे 5th है। 5th चैप्टर को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं इसमें, एक तो हमने होमवर्क को कवर कर लिया, होमवर्क को कवर करने के बाद फंक्शंस को देख लिया, फंक्शन को देखने के अलावा हमने पी एक्सपेक्ट को भी कवर किया है। स्पोन क्लास को हम समझ गए, स्पोन क्लास में क्या क्या एपीआईज हैं, ये सारी की सारी एपीआई जब आपको ही देखनी है, एक एक एपीआई को देखो, उसमें एक्सपेक्ट लिस्ट, एक्सपेक्ट ये क्या क्या करती हैं, सेंड क्या करता है, सेंड लाइन क्या करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेंड कंट्रोल, रीड लाइन, ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है ना। ये देखो, ये रीड नन ब्लॉकिंग और ये इंटरेक्ट है ना, ये सबको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और एक एक को ये आपका होमवर्क है एग्जैक्टली। अगर कल की जो अगली क्लास होगी हमारी, अगली क्लास में अपन इस लाइब्रेरी के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको आप अपन डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपके पास और हर तरीके से प्रॉपर हैं चीजें, तो फिर हम एक अगली लाइब्रेरी LXML को स्टार्ट करेंगे, ठीक है कि नहीं। लाइब्रेरीज और इसमें ट्यूटोरियल के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके, और फिर इस तरीके से हम अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। राकेश, रितेश, धीरेन? नहीं सर। ओके, यस। ओके, ओके, थैंक यू देन। हाँ, थैंक यू सर। या बाय बाय एवरीवन।